जब भारतीय सेना की 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड झांगड़ और नौशेरा के इलाकों में J&K स्टेट फोर्सेस को बदली करने के लिए पहुंची, तब तक मीरपुर और कोटली पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज लॉन्चर। मैं हूं आपके साथ विनय भारद्वाज। मैं आज पहुंचा हूं नौशेरा के बॉर्डर के गांव झंगड़ में, और झंगड़ की अपने आप में एक कहानी है। अगर मैं बात करूं तो ये झंगड़ जो है, आज जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये भारत का अंतिम गांव है और उसका श्रेय जो है ब्रिगेडियर उस्मान को जाता है। पूरी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको विजुअल भी दिखाऊंगा आखिर किस तरह से ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तानी सेना से भारत के इस गांव की रक्षा की। अगर आज हम यहां पर खड़े हैं, सिर्फ ब्रिगेडियर उस्मान की वजह से खड़े हैं। अगर ब्रिगेडियर उस्मान ना होते, शायद ये हिस्सा, ये गांव जो है नौशेरा का, ये बॉर्डर गांव झंगड़ जो है, आज ये पाकिस्तान में होता। क्या है इसके पीछे की कहानी, आप ये पूरे विजुअल देखिए। सन 1947 जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ, तब उसका बंटवारा भी हुआ। कुछ रियासतों ने ना ही भारत ना पाकिस्तान में विलीन होने का फैसला लिया। ऐसी ही एक रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जो कि राजा हरि सिंह के शासन में थी, उसने अकेले रहने का फैसला लिया। मगर उनका यह फैसला पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। पाकिस्तानी फौज ने लश्करों के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अलग अलग इलाकों से हमला कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 तक लश्कर कश्मीर की घाटी तक भी पहुंच गए थे। 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बना, तब पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकामयाब करने के लिए भारतीय सेना को जम्मू एंड कश्मीर भेजा गया। जब भारतीय सेना की 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड झांगड़ और नौशेरा के इलाकों में J&K स्टेट फोर्सेस को बदली करने के लिए पहुंची, तब तक मीरपुर और कोटली पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। झांगड़ दोनों ही सेनाओं के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि ये मीरपुर, कोटली और नौशेरा के इलाकों को जोड़ने वाले रास्तों के ट्राई जंक्शन पर मौजूद था। इस पर नियंत्रण पाने के लिए पाकिस्तान ने लगभग 10,000 रजाकरों को नौशेरा और झांगड़ के इलाके की ओर भेजा। लश्करों ने दिसंबर 1947 में मौसम का फायदा उठाते हुए झांगड़ में तैनात 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की पहली बटालियन 2री पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों पर 15 दिनों तक लगातार हमला किया और झांगड़ को नौशेरा से कट ऑफ कर दिया। कारणवश 24 दिसंबर 1947 तक झांगड़ पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। इसी बीच 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर पारांजपे से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को सौंपी गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उस वक्त भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी थे जिन्हें पाकिस्तान भी अपनी तरफ चाहता था। पाकिस्तान में शामिल होने पर उन्हें पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष बनाने तक का वादा किया गया, पर उन्होंने अपने देश प्रेम और निष्ठा का बेहतरीन उदाहरण देते हुए भारतीय सेना को चुना। ब्रिगेडियर उस्मान ने 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की कमान संभालने पर नौशेरा और झांगड़ के आसपास की पहाड़ियों की अहमियत को समझते हुए इस इलाके को वापस हासिल करने की योजना बनाई। 6 फरवरी 1948 को ऑपरेशन कीपर को अंजाम दिया गया, जिसमें तैंधार और कोट की चोटियों पर दुश्मन को शिकस्त देकर जीत प्राप्त करी गई। अपने इस साहसी कार्य के लिए ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा के शेर भी कहे जाने लगे, पर इस शेर को झांगड़ पर बैठी पाकिस्तानी फौज को हराने की भूख थी। झांगड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी यहां इंडक्ट कराया गया। 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड में उस समय 3री पैरा मराठा लाइट इन्फेंट्री, जो कि वर्तमान में 2री बटालियन पैराशूट रेजिमेंट है, पहली बटालियन द पटियाला रेजिमेंट, जो कि वर्तमान में 15वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट है, 3री बटालियन द राजपूत रेजिमेंट तथा 7वीं कैवलरी के स्टुअर्ट टैंक्स और पहली बटालियन महार रेजिमेंट के मीडियम मशीन गनर्स भी शामिल थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने झांगड़ को वापस हासिल करने के लिए 3 हिस्सों की योजना बनाई। पहले चरण में पाथरडी, उपरला डांडेसार, कलाल, गुरा, मानपुर, चौकी और बाग के इलाकों पर कब्जा किया गया। दूसरे चरण का नाम ऑपरेशन भरतपुर रखा गया और इसमें अमलीधार,
और कमान गोशा गैलाक की पहाड़ियों से दुश्मन को बाहर खदेड़ा। तीसरे चरण को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, जिससे 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड और 19वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड अंजाम देने वाले थे। 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने पीर थिल नाका की तरफ से दुश्मन की ओर बढ़ना चालू किया। 2 दिनों की कठिन लड़ाई के बाद उन्होंने पीर थिल नाका पर अपना परचम लहराया। इसी जीत के बाद 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने सुसलोती धार से भी दुश्मन को बाहर खदेड़ निकाला। दूसरी ओर से 19वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड गायकोट फॉरेस्ट पर कब्जा कर झंगड़ की ओर बढ़ चली। 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की पहली बटालियन पटियाला रेजिमेंट ने पीर मतलसी, जो कि वर्तमान में KDL 541 है, पर जीत हासिल करी। 18 मार्च 1948 को 7वीं कैवलरी के स्टुअर्ट टैंक्स भी झांगड़ आ पहुंचे और झांगड़ पर तिरंगा लहराया गया। झांगड़ इलाके पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 3री पैरा मराठा लाइट इन्फेंट्री ने पीर सतवान, जो कि वर्तमान में KDL 538 का इलाका है, पर दुश्मन को शिकस्त दी। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो रहा वीर सैनिकों का। आज वो वीर सैनिक जो हैं उनकी एज काफी हो चुकी है। अगर वो वीर सैनिक ना होते, ब्रिगेडियर उस्मान ने वीर सैनिक खड़े किए, जो जिसमें गांव के कुछ लोग थे, नन्हे नन्हे बच्चे थे, जिन्होंने एम्यूनिशन को सेना तक पहुंचाने का कार्य किया और इस युद्ध में अपना जो है भरपूर योगदान दिया। आज भी कुछ वीर सैनिक जो हैं वो जीवित हैं और उनका क्या कहना है इस युद्ध को लेकर, देखें ये वीडियो। कि जितना इन्होंने हमारे साथ वो किया है, इसमें शायद दूसरा कोई ना कर पाए। तो फौज हिंदुस्तान के पास में फौज कम थी, कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत थी, तो श्रीनगर में भेज दी, कोई किधर कोई किधर, तो इधर ब्रिगेडियर उस्मान खान साहब आए, तो नौशहरा में भी है जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर दुश्मन आ गया, सुरक्षा करनी थी और इसके लिए ब्रिगेडियर उस्मान ने यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षित किया। 158 बहादुर बच्चों के साथ ब्रिगेडियर उस्मान ने बाल सेना का निर्माण किया, जिन्होंने झांगड़ की लड़ाई में बेहद अहम भूमिका निभाई। इतनी उम्र से हमको इतना जोश था कि हम बोलते थे हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगले कुछ महीनों तक अनेकों हमलों के रूप में दुश्मन ने झांगड़ पर अगले कई महीनों तक दुश्मन के अनेक हमलों को 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने नाकाम किया। अपने बुलंद हौसले के साथ ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगड़ के आगे हमला जारी रखने की योजना बनाई, लेकिन 3 जुलाई 1948 को दुश्मन की आर्टिलरी शेलिंग में एक गोला उनके नजदीक आ गिरा और उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। तो इसी स्थान पर जो है ब्रिगेडियर उस्मान ने जो शहादत पाई थी और आज उनका यहाँ पर जो है स्मारक बनाया गया है। तो ये कहानी थी ब्रिगेडियर उस्मान की कि किस तरह से उन्होंने कबालियों से, पाकिस्तानी सेना से भारत के इस टुकड़े की रक्षा की और आज ये स्थान जो है हिंदुस्तान में है। अगर ब्रिगेडियर उस्मान ना होते तो कहीं ना कहीं ये जो झंगड़ जो एरिया है या ये गांव है, आज ये पाकिस्तान में होना था। आपको जो सबसे मेन चीज़ है इस स्थान की, जो कि भारतीय सेना ने तैयार की है, वो है लाइब्रेरी, जहां पर गांव के लोगों सहित स्कूल के बच्चे जो हैं वो आकर यहां पर किताबें पढ़ा करते हैं। और किस तरह से इस लाइब्रेरी को सजाया गया है, आपने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की लाइब्रेरी नहीं देखी होगी, ना ही हमने देखी है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी अगर लाइब्रेरीज होती हैं तो आपको दिमाग में एक ही पिक्चर आती है कि लाइब्रेरी होगी, वहाँ पर रैक बने होंगे, वहाँ पर किताबें पड़ी होंगी, एक टेबल और कुर्सी लगा होगा और आपको जाके सिर्फ किताब पढ़नी है। लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। किस तरह से इस लाइब्रेरी को सजाया गया है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये वाला कॉलम है बच्चों की जो कॉमिक्स हैं उनको लेकर है। यानी कि बचपन में आप लोगों ने सुना होगा कि चंपक आया करती थी, और उसके बाद ये पंचतंत्र है, चाचा चौधरी। तो इस तरह की बुक्स जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, आजकल ये किताबें जो हैं वो गुम हो चुकी हैं। बच्चों ने मोबाइल का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय सेना वही बचपन वापस लौटाना चाहती है। ये बुक्स कुछ जो आप देखेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये बुक जैसे आप देखेंगे इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स, यानी कि द कारगिल स्टोरी, सेना के रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो उनके युद्ध हुए भारतीय सेना के, पूरी की पूरी कहानियाँ इन किताबों में कहीं ना कहीं रखी गई हैं। अगर आप साइंस की कोई बुक्स लेना चाहते हैं, आवर प्लैनेट अर्थ है,
साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स बुक जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। साइंस के रिलेटेड यहाँ पर बुक है। आप भारत का इतिहास जानना चाहते हैं, भारत का जो संस्कृत जानना चाहते हैं, तो वो यहाँ आपको इस खाने में मिलेगी। तो ये अर्थशास्त्र है कौटिल्य, और ये स्वामी विवेकानंद का योगा बुक है, एंशिएंट साइंटिस्ट हैं। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो धार्मिक किताबें हैं यहाँ पर। भारतीय पौराणिक कहानियाँ जैसे आप देखेंगे यहाँ पर रुक्मणी परिणय रामायण है, यहाँ पर जातक कथाएं हैं, श्री कृष्ण कथाएं हैं यहाँ पर, विक्रम और बैताल जो कि काफ़ी प्रख्यात स्टोरी जो कि कभी टीवी पर भी आया करती, टेलीविज़न पर भी आया करती थी, उसकी भी किताबें हैं यहाँ पर। और पुराने जितने भी जो हमारे लेखक हुए हैं, हिंदी जो महान लेखक हिंदी साहित्य में हुए हैं, अगर मैं बात करूँ प्रेमचंद की, तो ये वो बुक्स जो हैं आप यहाँ पर देखेंगे। और उसी के साथ मैं आपको इस साइड भी दिखाऊं कि किस तरह से इस लाइब्रेरी को इतना खूबसूरत सजाया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं सबसे आकर्षित करने वाला ये पार्ट है, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये एक चीड़ का पेड़ है जो कि जैसा हमें यहाँ बताया गया कि जब सेना ने देखा कि एक पेड़ जो है वो कटा हुआ पड़ा है तो उसे उठाकर यहाँ लाया गया, इसकी फिनिशिंग की गई। लकड़ियों के कुछ टुकड़े जंगल में पड़े हुए थे, लास्ट में उन्हें जोड़कर इस तरह से जो है वो मॉडिफाई करके और ये रैक बनाए गए, और इस रैक पर बुक्स जो है वो रखी। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप ढेर सारी बुक्स देख रहे हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत का महान ग्रंथ भी कहा जाता है, चाहे गीता हो, कुरान हो या बाइबल हो, आपको सभी बुक्स जो हैं आपको यहाँ पर जो मिलेंगी। उसी तरह से बच्चों का मैंने आपको बता दिया किस किस तरह की यहाँ पर बुक्स जो हैं वो रखी गई हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर कैमरा घुमाएं, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बुक्स पड़ी हैं, आपका ध्यान सिर्फ बुक्स पर नहीं जाएगा, जिन कॉलम में ये बुक्स पड़ी हुई हैं वो कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आर बनाकर उसमें बुक्स रखी गई हैं, ई बना हुआ है उसमें बुक्स रखी गई हैं, फिर ए बना हुआ है उसमें बुक्स रखी गई हैं, और डी बना है उसमें बुक्स रखी गई हैं। यानी कि कहने का यही है कि रीड, आप यहाँ पर आए हैं तो इन्हें